अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। आई एम सुबह शहजाद और आज हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 1927 का लेक्चर 2 है। तो लास्ट टाइम हमने 8 तक देखा था, आज हम उससे प्रोसीड करेंगे ऑनवर्ड। आज के लेक्चर में जो हमारा पहला रूल है वो 8A है, जो ये बताता है कि अगर लैंड मॉर्गेज सोसाइटीज हैं या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं जो इस एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई है, तो उन पे जो 8 रूल अप्लाई होगा, तो उसमें 15 टाइम्स की जगह 20 टाइम्स का वर्ड यूज होगा। यानी कि अब ये सोसाइटीज अपने शेयर पेड कैपिटल और इसके अलावा जो इनके रिजर्व फंड है और एक दो और चीजें हैं, उनको मिला के अगर 20 टाइम्स से ज्यादा को लोन बनता है तो नहीं ले सकती, अगर 20 टाइम्स तक का बनता है तो ले सकती है। नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 9, जो ये बताता है शेयर नॉट टू बी हाइपोथिकेटेड टू दैट सोसाइटी। यानी कि अगर सोसाइटी का कोई मेंबर है और वो लोन लेना चाह रहा है किसी और सोसाइटी से या बैंक से या किसी इंडिविजुअल से, तो सिक्योरिटी के लिए वो सोसाइटी में मौजूद अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखवा सकता। फाइन। नेक्स्ट वी हैव 9A, जो बताता है वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑफ अ मेंबर। अगर एक पर्सन सोसाइटी का मेंबर है और उसकी डेथ हो जाती है, या फिर अगर कोई पर्सन सोसाइटी से रिजाइन करना चाह रहा है, मेंबरशिप से रिजाइन करना चाह रहा है, तो सोसाइटी के कैपिटल में जो उसके इंटरेस्ट की वैल्यू बनती है वो उसको पे की जाएगी, या फिर उसके नॉमिनी को, एयर को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दी जाएगी। लेकिन कुछ चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। अगर एक सोसाइटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली सोसाइटी है, तो उस पर्सन ने वो शेयर या इंटरेस्ट लेते हुए जो एक्चुअल अमाउंट पे की थी सोसाइटी को, तो वो पूरी की पूरी उसको वापस दी जाएगी, चाहे सोसाइटी की फाइनेंशियल कंडीशंस जो भी। फाइन। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी वाली सोसाइटी है, तो फिर उस पर्सन के रिजाइन करने से पहले या फिर उसकी डेथ से पहले जो ऑडिट हुआ है और उसकी बैलेंस शीट में सोसाइटी की जो फाइनेंशियल पोजीशन की वैल्यू बताई है, तो उसके मुताबिक उस पर्सन को पे किया जाएगा। अगर कम बनता है तो कम दिया जाएगा, और अगर जो है उस पर्सन की पेमेंट की जितना बनता है जो उसने उस इंटरेस्ट और शेयर के लिए दिया था, तो उतना दिया जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। जो उस पर्सन ने पे किया था सोसाइटी को, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 10, डिपॉजिट्स विद एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगी जब तक मिनिमम मुद्दत उनके रखी जाने की 2 मंथ्स नहीं होगी। हाँ, अगर उन सोसाइटी के बाय लॉज में प्रोविजन शामिल है कि वो सेविंग डिपॉजिट्स खुलवा सकते हैं, मतलब उनके जो मेंबर्स हैं वो सेविंग अकाउंट्स खुलवा सकते हैं सोसाइटीज में, ताकि उनमें थ्रिफ्ट की इंकरेजमेंट हो, वो किफायत श्योर बने, फजूल खर्ची ना करे, तो फिर वो ये सेविंग डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लोन ऑन श्योरिटीशिप ऑफ द नॉन मेंबर्स। यानी कि अगर एक सोसाइटी है और उसका मेंबर सोसाइटी से लोन लेना चाह रहा है और सिक्योरिटी में वो एक बॉन्ड रखवा रहा है जिसकी श्योरिटीशिप एक नॉन मेंबर के पास है, तो फिर वो सोसाइटी बॉन्ड एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही लोन देगी। हाँ, अगर रजिस्ट्रार जो है किसी स्पेशल रीजन की वजह से अलाउ करता है सोसाइटी को कि आप लोन इशू कर दें और ये बॉन्ड सिक्योरिटी के लिए रख लें, तो ऐसा वो कर सकते हैं। रूल नंबर 12 जो कहता है कि राइटिंग ऑफ ऑफ लॉसेस। यानी कि जो सोसाइटी है उसको जो नुकसान हुए हैं, तो उनको रिजर्व फंड के खाते में रखा जाएगा और वहां से पूरा किया जाएगा। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी वाली सोसाइटी है और लोन्स रिजर्व फंड से ज्यादा हो गए हैं, तो अब ये बकाया पैसा सोसाइटी के शेयर कैपिटल से पूरा किया जाएगा, वहां लिखा जाएगा। मजीद वो कहते हैं कि शर्त ये है कि ये जो लॉसेस हैं ये तब तक नहीं लिखे जाएंगे जब तक कि जनरल मीटिंग से इजाजत ना ले ली गई हो, ठीक है, सैंक्शन ना ले ली गई हो। और इसके अलावा सेकंड शर्त ये है कि अगर वो सोसाइटी जिसको लॉस हुआ है और उसने लॉसेस को लिखना है रिजर्व फंड के अगेंस्ट, तो अगर वो सोसाइटी सेंट्रल बैंक से एफिलिएटेड है या उसने सेंट्रल बैंक से कुछ पैसा लिया है, तो सेंट्रल बैंक की अप्रूवल भी चाहिए राइटिंग में, और ये अप्रूवल सेंट्रल बैंक असिस्टेंट रजिस्ट्रार की कंसल्टेशन के बाद देगा, ठीक है, और इस अप्रूवल के ऊपर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी सिग्नेचर होगी। अगर वो एफिलिएटेड नहीं है या है लेकिन उसने डेट नहीं लिया हुआ सेंट्रल बैंक से, तो फिर अप्रूवल पहले चाहिए होगी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, ठीक है, राइटिंग में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पहले अप्रूवल चाहिए होगी।
नेक्स्ट क्या है कि अगर एक सोसाइटी है और वो खुद ही सेंट्रल बैंक है, ठीक है, तो उसको प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक्स की अप्रूवल की जरूरत है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब जो प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अप्रूवल देने से पहले कंसल्ट करेंगे खुद से रजिस्ट्रार के साथ, और रजिस्ट्रार उस अप्रूवल पे खुद साइन करेगा। फाइन। अच्छा, अब ये जो है मतलब सिग्नेचर करते हुए असिस्टेंट रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ये कुछ शर्त रख सकता है, कोई कंडीशन इम्पोज कर सकता है सोसाइटी पे, ताकि जो लॉस है इसको रिस्टोर किया जाए, कि सोसाइटी के जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे, जो भी प्रॉफिट्स होंगे उनसे जो है ना इस लॉस की भरपाई की जाएगी, पूरे के पूरे लॉस की भी भरपाई की जा सकती है, या फिर कुछ की भी भरपाई की जा सकती है, जैसा रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को सही लगेगा वो ये कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 13 इंटरलैंडिंग। ये बात कर रहा है कि सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 के पर्पसेस के लिए, उनके मकासद के लिए लोन्स में वो हर चीज शामिल होगी, और वो पैसा भी शामिल होगा जो कि एक सोसाइटी किसी दूसरी सोसाइटी के पास डिपॉजिट्स की फॉर्म में रखवा रही है, तो ये भी लोन ही कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 14 अकाउंट्स रिटर्न्स एंड डॉक्यूमेंट्स। यानी कि हर जो क्रेडिट सोसाइटी है उसके पास ये चीजें होना जरूरी है। अभी इन चीजों में क्या है कि रजिस्टर होना चाहिए मेंबरान का और उन लोगों का जो कि सेक्शन 27 के अंडर नॉमिनेट हुए हैं। एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए शेयर्स और डिबेंचर्स का, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफर रजिस्टर भी होना चाहिए, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर होना चाहिए। कैश अकाउंट के बारे में सारी डिटेल्स होनी चाहिए इनके पास। मेंबर्स को कितना कितना लोन दिया है उसका अकाउंट होना चाहिए कि कितना कितना लोन दिया है, किस किस को लोन दिया है, डिपॉजिट कितना कितना आया है इसका अकाउंट होना चाहिए उनके पास। लोन रजिस्टर होना चाहिए। इसके अलावा इंटरेस्ट अकाउंट होना चाहिए कि किस किस से कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है। एक्सपेंस अकाउंट होना चाहिए कि कितना कितना खर्च हो रहा है कहाँ कहाँ। नेक्स्ट क्या है, बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ कहाँ इनके जो है वो एसेट्स हैं, कितना कितना किस किस बैंक में रखवाया हुआ है। एक माइन्यूट बुक होनी चाहिए जिसमें जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग्स वगैरह लिखी गई हो। एक और माइन्यूट बुक होनी चाहिए जिसमें जो कमेटी है उसकी प्रोसीडिंग्स वगैरह लिखी हुई हो। इसके अलावा एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें ये पता होना चाहिए कि जो मेंबर्स हैं उन्होंने कितना कितना जो है सोसाइटी को पे किया और उसकी कितनी कितनी वर्थ बनती है, ठीक है। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्रेडिट वर्थ। इसके अलावा we have such other members, sorry, such other accounts and books as may be from time to time be prescribed by the registrar, ठीक है। ऐसी कोई भी अकाउंट्स या बुक्स जो रजिस्ट्रार टाइम टू टाइम मांगे वो भी उनको मेंटेन करनी पड़ेगी और रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोसाइटीज अदर देन क्रेडिट सोसाइटीज। अगर क्रेडिट सोसाइटीज के अलावा कोई सोसाइटीज हैं तो उन्हें क्लॉज ए डी के एल जो है उन इनके मुताबिक जो अकाउंट्स और बुक्स जो है वो मेंटेन करनी है, बाकी और कोई इनको करना जरूरी नहीं है। और इसके अलावा वो अकाउंट्स या बुक्स जो कि टाइम टू टाइम रजिस्ट्रार डिमांड करे। फाइन। अच्छा, 3 क्लॉज हमारे पास क्या कहता है, the registrar may by order in writing direct any society to get any or all the accounts and books, ठीक है। मतलब रजिस्ट्रार को अगर कभी जरूरत पड़ी है तो वो किसी भी सोसाइटी से राइटिंग में ये तमाम बुक्स और अकाउंट्स मांग सकता है। फाइन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि the account and the books by a society shall be kept in such a place by such a person as registrar may direct, कि ये अकाउंट्स या बुक्स उस जगह रखी जाएंगी और वो पर्सन इनके ऊपर इंचार्ज होगा जो कि रजिस्ट्रार बताएगा, ठीक है। वो जगह भी रजिस्ट्रार बताएगा और पर्सन भी रजिस्ट्रार बताएगा। रूल नंबर 15 है हमारे पास कि बाय होम कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और एंट्रीज में बी सर्टिफाइड। तो सेक्शन 31 के पर्पसेस के मुताबिक या सेक्शन 31 के पर्पसेस के लिए ये अकाउंट्स या बुक्स या उसमें की गई जितनी भी एंट्रीज हैं बुक्स में किसी भी सोसाइटी के ऑफिसर से सर्टिफाइड हो सकते हैं, कोई भी इनको तस्दीक कर सकता है। रूल नंबर 16 जो है हमारे पास वो ये बताता है कि इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी इंस्पेक्शन कौन कर सकता है और किस तरह कर सकता है। तो कोई भी पर्सन, ठीक है, एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक, वो उसको अलाउ है कि वो इनकी इंस्पेक्शन कर सके। बस उसे एक फीस देनी और वो फीस है 1 रुपी फॉर ईच इंस्पेक्शन। आपको कुछ भी इंस्पेक्ट करना है आप उस इंस्पेक्शन के लिए 1 रुपी फी देंगे, लेकिन आपका मकसद लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। और ये इंस्पेक्शन उन डॉक्यूमेंट्स की होगी जो कि रजिस्ट्रार के पास है। तो ये डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरह हैं कि
जो सोसाइटी है उसकी रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी इंस्पेक्शन की जा सकती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द सोसाइटी की इंस्पेक्शन की जा सकती है, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर को चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, द रजिस्टर्ड बाय लॉज ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के जो रजिस्टर्ड बाय लॉज हैं और उनमें की गई अमेंडमेंट्स, ठीक है, इन बाय लॉज में की गई अमेंडमेंट्स को इंस्पेक्ट किया जा सकता है। अगर कोई ऑर्डर आया है वाइंड अप के लिए, सोसाइटी के अफेयर्स को वाइंड अप करने के लिए, तो उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है। अगर अपॉइंटमेंट हुई है लिक्विडेटर की तो उसको किया जा सकता है। अगर सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है तो इसको भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है, इसके ऑर्डर को इंस्पेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट ये है कि सोसाइटी का जो एनुअल अकाउंट है और उसकी एनुअल बैलेंस शीट है उसको भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है। सेकंड हमारे पास सब रूल है, वो ये कहता है दैट रजिस्ट्रार शैल गिव सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर लायबल टू इंस्पेक्ट एज मेंशन्ड इन क्लॉज 1। सर्टिफाइड कॉपीज देनी है इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, उस पर्सन को जो कि ये फीस दे रहा है, ठीक है। अब ये कुछ और है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपने चेक करना है तो आपको 300 रुपीज देना है। अच्छा, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें काफी सारे वर्ड्स हैं तो फिर उन वर्ड्स के हिसाब से पेमेंट देनी होगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके फर्स्ट 200 वर्ड्स के लिए आपको 100 रुपीज देने हैं, फिर उस 200 वर्ड्स के बाद जितने 100 वर्ड्स ऐड होते जाएंगे उसमें आपको पर 100 वर्ड्स 100 रुपीज पे करने हैं इंस्पेक्शन के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और इसके अलावा मुझसे फेसबुक पे भी रब्ता कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।